नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की समीक्षा की है। एक्सपर्ट कमेटी के गठन के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन, स्वास्थ्य और परिवहन को कड़े निर्देश दिए गए हैं। यात्रा में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण के लिए तमाम निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की समीक्षा की है और एक्सपर्ट कमेटी के गठन के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। पर्यटन, स्वास्थ्य और परिवहन को कड़े निर्देश दिए गए हैं क्योंकि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। 2 साल कोविड के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री में जाकर दर्शन कर रहे हैं। परिवहन को, स्वास्थ्य को और पर्यटन विभाग को कड़े निर्देश दिए गए हैं। यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए, उसको लेकर भी निर्देशित किया गया है। इसी के अलावा बुजुर्ग स्वास्थ्य परीक्षण के बाद यात्रा में आए, ये लगातार अपील की जा रही है क्योंकि जब एल्टीट्यूड बदल रहा है, जब टेम्परेचर बदल रहा है तो वहां पर हार्ट अटैक की समस्या लोगों को हो रही है, जिसकी वजह से उनकी मौत होती भी नजर आ रही है। इस वजह से बुजुर्गों से भी अपील कि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा पर आए। और श्रीनगर में कल से होने जा रही यूपीएससी की परीक्षा को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने अहम बैठक ली है। परीक्षा में तैनात किए गए कार्मिकों से समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। परीक्षा केंद्रों में पेयजल, शौचालय, साफ सफाई और स्वास्थ्य की पूर्ण व्यवस्था के निर्देश किए गए। परीक्षा केंद्रों में तैनात कर्मचारी और परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गढ़वाल आयुक्त ने ये बैठक ली है। यूपीएससी की जो परीक्षा होनी है उसको लेकर ये तमाम निर्देश दिए गए हैं। श्रीनगर में कल यूपीएससी की परीक्षा को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने अहम बैठक की और परीक्षा में तैनात किए गए कार्मिकों से समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। चंपावत में जीत के बाद देहरादून में जश्न का माहौल दिखा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से परेड ग्राउंड तक भव्य रोड शो निकाला गया। इस रोड शो में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और गणेश जोशी भी सीएम धामी के साथ मौजूद रहे। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर जमकर कैसे थिरकते नजर आए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी सीएम धामी का देखिए किस तरह से स्वागत किया गया है। सीएम धामी ने चंपावत में जो शानदार जीत दर्ज की है, कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त करा दी है। सीएम धामी ने इस दौरान कांग्रेस पर तंज भी कसा। और चंपावत की जीत के बाद देहरादून में जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता नजर आए। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया सीएम धामी का। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। जॉलीग्रांट से परेड ग्राउंड तक एक भव्य रोड शो निकाला गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और गणेश जोशी भी सीएम धामी के साथ मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये तस्वीरें देखिए, रोड शो की ये तस्वीरें हैं। चंपावत में जो उपचुनाव हुआ उसमें एक बड़ी जीत दर्ज की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने विपक्षियों की जमानत उन्होंने जब्त करवा दी है। उसके बाद आज जब प्रदेश कार्यालय वो पहुंचे तो इनका भव्य स्वागत वहां किया गया। चंपावत में बम्पर जीत के बाद देहरादून में सीएम धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रोड शो के जरिए सीएम धामी का वेलकम हुआ। सीएम धामी का रोड शो पार्टी ऑफिस में जाकर समाप्त हुआ। ये स्वागत रथ है जिसको भाजपा के पदाधिकारियों ने तैयार किया है। सामने आपको प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिखाई दे रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री गणेश जोशी हैं, देहरादून के मेयर हैं और सीएम इस रथ पे अब सवार हो चुके हैं। बड़ी जीत चंपावत में दर्ज की है और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और ठीक सामने आप देखिए अब आपको मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, यहाँ पर सबका अभिवादन कर रहे हैं।
93% वोट हासिल किए मुख्यमंत्री ने, जो अब तक का इतिहास है, देश में बड़ा इतिहास है। और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता उनका उत्साहवर्धन करने पहुंचे हैं, क्योंकि पीछे की बातें सब भूल गए और ये इतिहास बन गया। उत्तराखंड के इतिहास में ये सबसे पहली बार हुआ कि इतने प्रचंड बहुमत के, इतने प्रचंड अंतर के साथ कोई जीता। 55,025 वोटों से मुख्यमंत्री ने जीत दर्ज की। बहुत बड़ी जीत है, मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता की जीत है। ये तो तय था कि मुख्यमंत्री चुनाव जीतेंगे, लेकिन इतने बड़े प्रचंड अंतर के साथ जीतेंगे, इतनी बड़ी जीत होगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। तमाम जो भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो भाजपा के नेता हैं, वो सभी यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि ये जीत खुद में बड़ी है। और इसीलिए ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, इनका जोश देखते ही बन रहा है। और रोड शो की शुरुआत से पहले देहरादून में सीएम धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने चंपावत में करारी हार का सामना कर चुकी कांग्रेस पर भी तंज कसा। है कि 4-5 लोग कौन है, इनसे कहेंगे भाई आपने ये 4-5 वोट जो दिए हैं वो अगली बार मत देना। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो लगी हुई है। 30 दिन में 5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। हर दिन मंदिर में जो श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 15,000 भक्त, इस बार 10 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तों की भीड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 30 दिन में 5 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। सुबह से शाम तक मंदिर परिसर में भक्तों की चहलकदमी रहती है। हर दिन बाबा केदार के दर्शन के लिए 15,000 से अधिक यात्री पहुंच रहे हैं। कोरोना के पहले वर्ष 2019 में 6 महीने यात्रा सीजन के दौरान जहां 10 लाख भक्त पहुंचे, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार केदारनाथ के दर्शन के लिए 10 लाख से अधिक भक्त पहुंचेंगे। और अभी 5 महीने की यात्रा शेष बची हुई है। प्रशासन भी लगातार यात्रियों की सुविधा में जुटा है। पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा में पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीआरडी के जवान तैनात किए गए हैं। और बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 27 दिनों में अभी तक 5 लाख श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बद्रीनाथ के कपाट 8 मई से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, तभी से भक्तों को भारी भीड़ वहां पर दर्शन करने के लिए उमड़ती हुई नजर आई। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बद्री विशाल भी देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भगवान बद्री विशाल के 8 मई को कपाट खुल गए थे। 8 मई से लेकर कल तक लगभग 5 लाख से ज्यादा यात्री यहाँ पर पधार चुके हैं। अब भगवान का पुण्य दर्शन लाभ चल के सुरक्षित अपने गंतव्य को प्राप्त जा चुके हैं। और लगभग 15-16 से ज्यादा प्रतिदिन यहाँ पर यात्री पहुंच रहे। सबको दर्शन सुगमता से की जा रही। शासन प्रशासन समिति तक अच्छी व्यवस्था दर्शन हेतु की जा रही है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा के मुख्य पड़ाव जोशीमठ में व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए बाजार बंद कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है समय समय पर प्रशासन द्वारा उन्हें नियम कानून बताकर परेशान किया जा रहा है। कोरोना की वजह से पहले ही व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है और अब प्रशासन की ओर से उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारी संख्या में देखिए किस तरह से श्रद्धालु चारों धामों में पहुंच रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो है केदारनाथ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तस्वीर बद्रीनाथ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। तो 4 धाम में इस बार टूट रहे हैं सभी रिकॉर्ड। कोविड के 2 साल बाद अब भारी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं।
बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा के मुख्य पड़ाव जोशीमठ में व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए बाजार बंद कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से लगातार उत्पीड़ित उनको किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि समय समय पर प्रशासन द्वारा उन्हें नियम कानून बताकर परेशान किया जा रहा है। कोरोना की वजह से पहले ही व्यापारियों को काफी नुकसान हो चुका है और अब प्रशासन की ओर से उनको परेशान किया जा रहा है। जिले से जो खाद्य पूर्ति निरीक्षक वगैरह जो भी आते हैं बाट वाले, तो हमारा तो इनसे ये निवेदन है कि पहले पूर्ति भांति पहले ये व्यापार मंडल के पदाधिकारी को सूचना देंगे, लेकिन इस बार इन्होंने बिना सूचना के एक सबसे पहले देखते हैं ज्योति होटल पड़ता है, वहाँ पे जो खाना भी नहीं बनाता है, रेस्टोरेंट भी है, उन्होंने जबरदस्ती पूरा उसमें चालान कर दिया कि आपके पास इसका लाइसेंस नहीं। हमने जो भी कार्रवाई की है वो नियमानुसार की है। कुछ व्यापारियों की आपत्ति थी कि साहब लाइसेंस हमारा इन प्रोसेस है, तो हमने उस इन प्रोसेस के लिए उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया है कि जो भी कार्रवाई वो कर रखे हैं अपना पेपर विभाग को उपलब्ध कराते हैं, तो उस संबंध में जो नोटिस जारी किए गए हैं वो नोटिस निरस्त कर दिए जाएंगे और जो लाइसेंस है उनका वो जारी कर दिया जाएगा। और हरिद्वार से बड़ी खबर है, चारधाम यात्रियों के लिए प्रशासन ने पहल की है। रजिस्ट्रेशन के लिए अब खास पंडाल लगाया गया है। 20,000 स्क्वायर फीट में ये पंडाल फैला हुआ है। डीएम विनय शंकर पांडे ने इसका निरीक्षण किया। 1,000 लोग पंजीकरण के साथ विश्राम भी कर सकते हैं। हरिद्वार में चारधाम यात्रियों के लिए सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने ये खास पहल की है। अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान हो रहे यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में एक खास पंडाल लगाकर चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र बनाया है। इसमें 1,000 से ज्यादा लोग एक साथ पंजीकरण कराने के साथ साथ विश्राम भी कर सकते हैं। पंडाल में कूलर और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री आसानी से लाइन में लगकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। डीएम विनय शंकर पांडे ने आज नए पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया। बताया कि पीडब्ल्यूडी ने 24 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में इसे बनाकर तैयार किया है। अब चारधाम यात्रियों को रजिस्ट्रेशन संबंधी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस पंडाल के जरिए वो रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। कोशिश कर रहे हैं हम दूना या 2.5 गुना या 3 गुना और स्लॉट लेकर के कल से हम किसी टूरिस्ट को बिना पंजीकरण के जाने नहीं देंगे। ये हम लोगों का तरफ से प्रयास हो रहा है और कल सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो जाएंगी और यहाँ पर वेटिंग हो जाएगा, रो बन जाएगी और टोकन सिस्टम भी हो जाएगा ताकि किसी टूरिस्ट को किसी तरह की दिक्कत न हो। रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों ने तात्कालिक रिलीफ पब्लिक को देने के लिए यहाँ शुरू कर दिया। आप देख भी सकते हैं कि लोग एक अच्छे छाए में बैठे हैं। ड्रिंकिंग वाटर की पूरी व्यवस्था, टॉयलेट लग गए हैं, कूलर की हवा भी चल रही है। आज शाम तक जो बचा हुआ काम है हम पूरा कर देंगे। कल से आपको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से ये सारी व्यवस्थाएं देखने मिलेंगी। कैसा लगा? बहुत अच्छा व्यवस्था, इधर हमको कोई परेशानी नहीं आई। पानी कैसा? पानी की व्यवस्था है जी, पंखे लगे हैं, पंखे लगे हैं जी, सब लगे हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के लिए तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। थोड़ी व्यवस्था में भी गड़बड़ी होती है तो चलती है। भाई इतनी जनता है, किसको किसको संभालेंगे, हम अकेले थोड़ी है। और पिथौरागढ़ में ओम पर्वत के दर्शन के लिए कई श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन यूपी के लखीमपुर खीरी के रहने वाली महिला शिव की धरती पर भगवान शिव से विवाह करने के लिए जाना चाह रही है। दरअसल 28 साल के हरप्रीत कौर 23 अप्रैल को अपनी मां हरविंदर कौर के साथ ओम पर्वत के दर्शन के लिए गई। दोनों मां बेटी को 6 मई तक इनर लाइन के पास दिया गया, लेकिन उनके अनुरोध पर पास को 24 मई तक बढ़ा दिया गया। लेकिन 24 मई के पास की सीमा खत्म होने पर मां बेटी नाभि ढांग से लौटने के लिए फिर मना करती नजर आई। हालांकि यह हरप्रीत की मां थक हार कर वापस लौट आई हैं और प्रशासन से उनकी बेटी को वापस लाने की भी गुहार लगा रही हैं। इसके बाद हरप्रीत को लाने के लिए एक मेडिकल टीम भेजी गई, जिसमें 2 महिला एसआई और 2 जवान भेजे गए। माँ और बेटी जो कि 1 माह पूर्व जिनको इनर लाइन परमिट दिया गया था, वो आधे कैलाश यात्रा पर दोनों रवाना हुई थी। उनका इनर लाइन परमिट समाप्त होने के बाद जो माँ है वो नीचे धारचूला आ गई थी, परंतु उनकी जो बेटी है जो 27 वर्षीय है, उनको इनर लाइन परमिट समाप्त होने के बाद अभी तक वो गरब्यान नामक जो गांव है वहाँ पे रुकी हुई है। अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उस महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी की लहरों के बीच फंसे 2 छात्रों को एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर बचाया। दोनों छात्र मंदाकिनी नदी में नहाने गए थे। नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिस वजह से वो छात्र वहीं फंस गए। वहीं ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, युवकों को नदी में फंसा हुआ देख स्थानीय लोगों ने फिर अगस्त्य मुनि थाने में सूचना दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इन दोनों छात्रों को रेस्क्यू किया गया। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी लाउडस्पीकर पर एक्शन जारी है। हरिद्वार में 3 दिनों में 258 लाउडस्पीकर उतरवाए गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। लाउडस्पीकर उतारने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। 1 जून से जारी है लाउडस्पीकर हटाने का यह अभियान और उत्तराखंड में भी लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हरिद्वार में लगातार अवैध लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। 3 दिनों में ही अभी तक 258 लाउडस्पीकर प्रशासन ने उतरवा दिए हैं। और उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को लगातार उतारा जा रहा है, जिस पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी दी है कि हाईकोर्ट के आदेश पर अभी तक 258 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन जिनकी वजह से हो रहा है, वहां पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय निर्देशित कर चुका है कि ध्वनि प्रदूषण को रोका जाए और इवन जो धार्मिक स्थलों से होता है वहां पे भी एक लिमिट उन्होंने फिक्स किया। इसके बियॉन्ड अगर आपको कोई लाउड स्पीकर लगाना है तो उसकी अनुमति चाहिए जिला प्रशासन से। तो हमने 1 जून से अभियान चलाया है पूरे प्रदेश में और उस अभियान के तहत पिछले 3 दिन में ही 304 लाउड स्पीकर जो है हटाए गए हैं। और उत्तराखंड में बीते कई दिनों अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है, वहीं इस पर राजनीति भी गरमाने लगी है। एक तरफ जहां कांग्रेस बुलडोजर की कार्रवाई पर हमलावर है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के वार पर पलटवार किया है। एक नया फैसला फरमान जारी हुआ कि जितनी मज़ारें उत्तराखंड में हैं, वो भूमि किस तरीके से कब्जे की गई, किस तरीके से ली गई हैं, इसकी जांच पड़ताल होगी। ये चिंता का विषय है, क्योंकि अनेक मंदिर, अनेकों मठ, अनेक साधु संतों के आश्रम इसी तरीके से पूरे उत्तराखंड में बने हैं। सरकार अवैध मदरसों के जो कब्जे हैं, मस्जिदों के जो कब्जे हैं, उनको मुक्त करने के लिए जो कार्रवाई कर रही है, मैं निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा स्वागत करता हूं। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। और कुछ कांग्रेस के नेता जो उस पर आपत्ति कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि इनकी तुष्टीकरण नीति से ही आज वो सलासादाल पे पहुंच गए हैं। आज उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि ये तुष्टीकरण की नीति छोड़े। खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर के विधायक उमेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। मौजूदा विधायक उमेश कुमार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता को गुमराह करके जीत हासिल की और खुद पर हमला करवाकर अपनी सुरक्षा बढ़वाई। कुंवर प्रणव ने कहा है कि अगर उनके ऊपर कोई हमला होता है तो उसके लिए जिम्मेदार निर्दलीय विधायक उमेश कुमार होंगे। इसके साथ ही चैंपियन ने सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। कहा है कि वो इस मामले में जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करेंगे। मर्डरर्स को, शूटर को ये लाए हरिद्वार, ये साफ सिद्ध करता है, इंगित करता है कि जिन्होंने ससुर साहब की हत्या की थी, ये उसी क्षेत्र के अपराधियों को लाकर के हमारे ऊपर हमला कराना चाह रहे हैं। अपने ऊपर भी करा सकते हैं, दिखाने के लिए कि मुझे सुरक्षा चाहिए। तो ये बहुत ही एक तरह के क्रिमिनल मेंटेलिटी के आदमी है और सरकार को सचेत रहना चाहिए। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि क्रिमिनल को सपोर्ट ना करें, कानून के हक में काम करें। और कुमाऊं मंडल में प्री मानसून और मानसून की तैयारी को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। आज कुमाऊं कमिश्नर ने मंडल के सभी जिला अधिकारी और विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मानसून से पहले पर्वतीय और मैदानी इलाकों में किस तरह से तैयारियों की जानकारी ली है, इसको लेकर जिलाधिकारी और लोक निर्माण अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। आपदा के वक्त किस किस चीज की जरूरत है, इसको लेकर भी अधिकारियों से डिमांड मांगी गई है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले से अतिरिक्त
सैटेलाइट फोन की व्यवस्था कराने को कहा गया है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में मानसून से पहले खाद्यान्न पहुंचे, इसको लेकर भी निर्देश दिया गया है। डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स और लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे और बैठक इस बात को लेकर थी कि आपदा जब आ जाती है उसके बाद तो अलग स्टेप्स होते हैं, हम सभी लोग रेस्क्यू करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो समय रहते हुए अगर हम एक्शन लें तो संभावित दुर्घटनाओं को हम रोकथाम कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिससे कि हम ह्यूमन लाइफ का लॉस भी घटा सकते हैं। तो वो सबको देखने के लिए ये तैयारियां जहां पे की गई थी और सभी डीएम्स ने इसमें तैयारी की भी है और जिन पॉइंट्स पे इतनी ज्यादा तैयारी नहीं है उस पर दोबारा देखने के लिए सभी डीएम्स को निर्देशित किया गया है। टिहरी में शहीद प्रवीण गोसाई को आखिरी विदाई दी गई। शहीद प्रवीण गोसाई जम्मू कश्मीर के शोपियां में तैनात थे, जहां पर आईडी ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई थी। जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पुंडौली पहुंचा तो भारी संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंचतत्व में विलीन हुआ टिहरी का लाल, हजारों लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। भारत माता की जय से गूंजा आसमान। टिहरी के लाल शहीद प्रवीण गोसाई का पार्थिव शरीर जैसे ही घनसोली में उनके पैतृक गांव पुंडोली पहुंचा तो पूरा गांव उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा और लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्य बाजार घनसाली को भी बंद रखा गया। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए आसपास के इलाकों से भारी भीड़ पहुंची। शहीद के पिता ने नम आंखों के साथ मुखाग्नि दी तो शहीद प्रवीण अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा। 32 साल के शहीद प्रवीण अपने पीछे अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे को छोड़ गए। शहीद प्रवीण के पिता भी रिटायर्ड हवलदार हैं। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में बेटे की शहादत का गर्व भी था। पिता ने बेटे की शहादत का बदला लेने की गुहार पीएम से लगाई है। कुछ जो ये तत्व है रक्त बीज की तरह ही है, एक यहाँ मरता है वहाँ 2 भेज और भेज देते हैं, तो हमें भी नीति बदलनी पड़ेगी। इसलिए यही है मुझे सरकार से थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा और एलआईयू तकलीफ होनी चाहिए बस, फिर तो कुछ कोई रोक नहीं सकता है। 23 मई को 1 महीने की छुट्टी पूरी कर शहीद प्रवीण अपनी ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन 26 मई को ही शहादत की खबर घर पर आ गई। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव के साथ ही घनसाली विधायक और टिहरी विधायक भी पहुंचे। शहीद श्री प्रवीण जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और उनके परिवार का ढांढस बंधाने के लिए, और यहाँ जो भी कार्रवाई थी वो संपन्न हुई और पूरे गन सैल्यूट के साथ उनको अंतिम विदाई दी। देखिए, इस देश की रक्षा के लिए पहली बूंद अगर रक्त की देता है तो ये उत्तराखंड का जवान देता है और टिहरी के बेटे ने प्रवीण ने अपनी शहादत दी है। अभी देश का फर्ज बनता है कि वो उसके परिवार के हितों की रक्षा करें। ये माँ का लाल था, उसने भारत माँ की सेवा की है। निश्चित ये लड़का अमर है, ये मरेगा नहीं और इसकी याद कभी किसी कोई हटा नहीं सकता, भुला नहीं सकता। और बाकी रहा विषय उस परिवार को शक्ति, उस परिवार को हिम्मत देने की, उसका एक छोटा सा बच्चा भी 5 साल का, उसकी बहू को ईश्वर ऐसी शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी से उठ सके। शहीद प्रवीण जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के पति तुहलान में रात को जब अपने साथियों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे तभी आईडी धमाके की चपेट में आ गए थे और उनकी शहादत हो गई थी। टीम न्यूज़ स्टेट।